India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तीनों कृषि कानून पर फिलहाल लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दी व्यवस्था। कहा, व्यावसायिक अनुबंध पर स्टैंप ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा। केरल उच्च न्यायालय ने केरल सरकार के लाइफ मिशन एजेंसी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच को रद्द करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी किया है। अदालत द्वारा बनाई गई हर कमेटी हर पक्ष से बात करने के बाद अपनी राय रखेगी। पिछले करीब 2 महीने से हजारों किसान जिस मसले को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीजीआई बोबड़े और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की 3 न्यायाधीश पीठ ने यह फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानून के अमल होने पर अभी रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार किसान संगठनों में कोई समझौता न होते हुए देख ये सख्त फैसला लिया है और कमेटी का गठन कर दिया है। अब कमेटी ही अपना रिपोर्ट अदालत को देगी, जिस पर आगे का फैसला होगा। इस मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य हैं BKU अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद जोशी, निदेशक साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी अशोक लाटी, अर्थशास्त्री और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवंत। सीजीआई ने कहा कि किसान अगर हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों। सीजीआई ने कहा कि कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। सीजीआई ने कहा कि ये राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायपालिका में फर्क है। जो मसले का हल चाहेंगे वह कमेटी के पास जाएंगे। कमेटी ना सजा सुनाएगी ना फैसला लेगी, वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। आपको साथ देना होगा। अदालत में किसानों की ओर से कहा गया कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है, हम कानून की वापसी ही चाहते हैं। याचिकाकर्ता ML शर्मा ने बताया कि किसान किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते, सिर्फ कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। किसानों को कॉर्पोरेट के हाथों में छोड़ देने की तैयारी है। ML शर्मा की ओर से बताया गया कि अगर हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल क्वालिटी की पैदा नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। किसानों की ओर से अदालत में जब पूछा गया कि क्या कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी मध्यस्थता करेगी, तो सीजीआई ने कहा कि कमेटी मध्यस्थता नहीं करेगी बल्कि मुद्दे का समाधान करेगी। अदालत में हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम न हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जिस पर सीजीआई बोबड़े ने कहा कि दुष्यंत दवे की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि रैली जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हरीश साल्वे ने इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह संगठन खालिस्तान की मांग करता आया है। अदालत द्वारा बनाई गई हर कमेटी पक्ष से बात करने के बाद अपनी राय रखेगी। ऐसे में अगर कृषि कानून में खामियां गिनाई जाती हैं तो केंद्र पर इन्हें वापस लेने का दबाव बन सकता है। गौरतलब है कि किसानों द्वारा तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, MSP समेत अन्य कई मुद्दे पर विरोध शामिल था। हालांकि सरकार ने कई मसलों पर संशोधन करने की बात स्वीकारी थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था।
ब्यूरो रिपोर्ट। और संजय बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं। संजय बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे यही है कि आज के कोर्ट के फैसले के बारे में बताएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसानों के पक्ष में क्या आपत्ति थी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इस आज की स्थिति के हिसाब से जो भी न्यायालय को उचित लगा उन्होंने किया, और किसानों के हित में है कि नहीं है या ये सरकार के हित में है, ये तो अभी देखना बाकी है। जो फाइन प्रिंट है आज के ऑर्डर का वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हुआ है वो भी पढ़ के ही कुछ राय दी जा सकती है। पर एक बात जरूर है कि कोर्ट का ज्यादा एम्फेसिस आज लगता है कि इस बात पर है कि कुछ इस समस्या का समाधान निकले, क्योंकि पहली बात जो किसानों की मांग थी कि इन तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, उसका पहला कदम था कि आज उसको स्टे कर दिया गया है जी। तो होल्ड पे अगर कानून आ गए हैं तो मुझे लगता है कि हाफ वे तो जो है काम हो गया है किसानों की फेवर में कि कानून इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तो वो कानून के ये जो है किसानों के हक की बात है। अब इसके अलावा जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन जो किसान यूनियंस की जो 42 यूनियन का जो मोर्चा है उनका ये है कि जो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की अपॉइंट की है उसमें जो सदस्य अपॉइंट किए गए हैं उसको लेकर कुछ संशय बना हुआ है किसानों के मन में, जो किसान यूनियंस हैं जी। उसका समाधान किस किस्म से होगा, क्योंकि किसान उसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे कि नहीं देंगे ये यूनियन, और उसका रिकमेंडेशन कोर्ट जो है किस किस्म से इम्प्लीमेंट करेगी, मानेगी, इसका क्या समाधान होगा, ये अभी देखना बाकी है। इसी को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आज का फैसला किसानों के हक में है कि नहीं। जी बिल्कुल संजय बंसल जी, क्योंकि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, आपके हिसाब से क्या क्या कानूनी मुद्दे हैं जो इसमें अड़चन पैदा कर सकते हैं? देखिए, कानूनी मुद्दा तो अड़चन सबसे बड़ी तो ये है कि जिनके हक का कानून सरकार कह रही है कि ये है, अगर वही लोग खुश नहीं है इस कानून से तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अड़चन है। कानूनी अड़चनों के अलावा उन लोगों को नहीं लगता कि इससे कोई बेनिफिट होता है, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे मंडी समिति को खत्म करने का मुद्दा हो, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो, किसानों की देनदारी की बात हो। तो कानूनी समस्याएं इस बिल में जो है सबसे बड़ी ये भी हो सकती है कि सरकार क्या केंद्र सरकार का कोई पावर है इस किस्म का कानून बनाने का, तो ये सब कानूनी मुद्दे तो है ही है। अब रिकमेंडेशन जो है कमेटी कानूनी तौर पे जो है वो कितनी बाधी होंगी, उसमें कितना इनपुट वो जो है इन संगठनों की जो डिमांड है उनका होगा और कितना कानूनी इनपुट होगा, वो सब देखने की बात है। उस पर अभी कोई ठोस बात शायद करना मुनासिब भी होगा। बिल्कुल संजय बंसल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर बातचीत करने और इस मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। इसमें 2 एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और 2 किसान नेता हैं। कमेटी में अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद के जोशी, भूपेंद्र सिंह मान और अनिल घनवत शामिल हैं। वहीं चारों के पास इस सेक्टर का अच्छा खासा अनुभव है। ये कमेटी किसानों का पक्ष सुनेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। देखिए रिपोर्ट। किसान सरकार के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए और किसान समस्या का हल निकालने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अब कमेटी ही अपना रिपोर्ट अदालत को देगी, जिस पर आगे का फैसला होगा। कमेटी के सदस्य हैं अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भारतीय अनुसंधान परिषद में इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर हैं। गुलाटी नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के मेंबर और कृषि बाजार सुधार पर बने एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष हैं। अशोक गुलाटी के पास एग्रीकल्चर सेक्टर पर खासा अनुभव है। वे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस के अध्यक्ष रह चुके हैं। फूड सप्लाई और फसलों की कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। गुलाटी ने कई फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर प्रमोद जोशी साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। वे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के डायरेक्टर थे। डॉक्टर जोशी नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इससे पहले वे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। वह नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के फेलो हैं। भूपेंद्र सिंह मान BKU अध्यक्ष।
सरदार भूपेंद्र सिंह मान किसानों के लिए हमेशा काम करते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति ने 1990 में उन्हें राज्यसभा में नामांकित किया था। वे 1966 में फार्मर फ्रेंड एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर में से एक थे। यह बाद में स्टेट लेवल पर पंजाब खेती बाड़ी यूनियन बना। आगे चलकर यही संगठन नेशनल लेवल पर भारतीय किसान यूनियन बना। भूपेंद्र सिंह मान अभी बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अनिल घनवंत, अध्यक्ष शेतकरी संगठन। अनिल घनवंत महाराष्ट्र में किसानों के इस बड़े संगठन शेतकरी संगठन के अध्यक्ष हैं। ये संगठन बड़े किसान नेता रहे शरद जोशी ने 1969 में बनाया था। अनिल घनवंत शुरू से ही कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानूनों में कुछ सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इनका सिरे से विरोध करना खेती के हित में नहीं है। अब यही 4 सदस्यों की कमेटी किसान समस्या को तह से समझेगी और रिपोर्ट कोर्ट को देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि किसानों के ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच जमकर दलीलें चली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि किसानों के प्रदर्शन में कुछ बैंड संगठन की घुसपैठी है। अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानून के अमल पर रोक लगाते हुए कमेटी के गठन का आदेश पारित किया है। अदालत में हरीश साल्वे की ओर से कहा गया कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम न हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जिस पर सीजीआई बोबडे ने कहा कि दुष्यंत दवे की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि रैली जुलूस नहीं निकाला जाएगा। हरीश साल्वे ने इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये संगठन खालिस्तान की मांग करता आया है। किसानों के वकील विकास सिंह ने कहा कि किसान प्रदर्शन स्थल से उस जगह जा सकते हैं जहां से प्रदर्शन दिखे, अन्यथा प्रदर्शन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। रामलीला मैदान दिया जाए प्रदर्शन के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान या कहीं और पर प्रदर्शन के लिए पुलिस कमिश्नर से किसान इजाजत के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसा हम ऑर्डर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि उसने कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को सही तरह से हैंडल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की किसानों से जिस तरह से बातचीत चलती जा रही है और कोई नतीजा नहीं है, वो बेहद निराशाजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही किसानों से कहा कि वो वैकल्पिक जगह पर प्रदर्शन के बारे में सोचे ताकि लोगों को वहां परेशानी न हो। अदालत ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कहा कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हिंसा न हो और सड़क पर खून न बहे। ब्यूरो रिपोर्ट। व्यावसायिक अनुबंध पर स्टैंप ड्यूटी भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक अनुबंध पर स्टैंप ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा। कोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा है कि व्यावसायिक अनुबंध पर स्टैंप ड्यूटी न चुकाने से मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस संबंध में पहले के 2 फैसलों से असहमति जताते हुए संविधान पीठ को प्रश्न संदर्भित किए। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील में उठाए गए मुद्दों में से एक ये था कि क्या मध्यस्थता समझौता लागू करने योग्य होगा और उस पर कार्य किया जाएगा, भले ही स्टैंप अभियान के तहत कार्य आदेश बिना स्टैंप के और अपरिवर्तनीय हो। इस मामले में वाणिज्यिक न्यायालय, जिसके समक्ष एक पक्ष द्वारा अनुबंध के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने गैर संदर्भ से पीड़ित एक पक्ष द्वारा दायर याचिका को और वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी। पीठ ने कहा कि चूँकि मध्यस्थता समझौता पक्षकारों के बीच एक स्वतंत्र समझौता है और स्टैंप ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रभावी नहीं है, वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टैंप शुल्क का भुगतान नहीं करता है, इसलिए मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं किया जाएगा या इसे अपरिवर्तनीय रूप से नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि इसका स्वयं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। न्यायालय द्वारा मूल अनुबंध के पंजीकरण पर मध्यस्थता खंड की पृथक्करण के मुद्दे पर किए गए विचार का स्टैंप अधिनियम के संबंध में भी पालन किया जाना चाहिए। मूल अनुबंध पर स्टैंप शुल्क मुख्य अनुबंध को भी अमान्य नहीं करेगा।
इस मुद्दे के संबंध में कि प्राधिकरण किस धारा के तहत उपकरण जब्त करने की शक्ति का उपयोग करेगा। इस मामले में महाराष्ट्र स्टैंप अधिनियम की धारा 33 के साथ धारा 34 को पढ़ा जाता है, जिस अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता होता है। पीठ ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए। हम इस न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को 28 सितंबर 2015 के कार्य आदेश को जब्त करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कलेक्टर को उपकरण का देय स्टैंप ड्यूटी के मूल्यांकन का निर्देश दिया है। देय स्टैंप शुल्क होने का निर्धारण होने के बाद वादी को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान करना होगा। कलेक्टर द्वारा स्टैंप ड्यूटी का मूल्यांकन महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट के तहत अपील दायर करने के अधिकार के अधीन होगा। बैंक गारंटी के आह्वान के संबंध में अपीलकर्ता अंतरिम राहत की मांग कर सकता है। मामला NN ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम ईडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड से जुड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट। और अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप ड्यूटी और मध्यस्थता को लेकर क्या फैसला सुनाया है? जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता समझौता जो है वो पक्षकारों के बीच एक स्वतंत्र समझौता है और स्टैंप ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रभार नहीं है। वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टैंप शुल्क का भुगतान नहीं करता है, इसलिए मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं किया जाएगा। जो इसे अपरिवर्तनीय रूप से लागू नहीं किया जा सकता, एक स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन न्यायालय ने एक और चीज कही है कि न्यायालय द्वारा मूल अनुबंध के पंजीकरण पर मध्यस्थता खंड की पृथक्करण के मुद्दे पर किए गए विचार का स्टाम्प अधिनियम के संबंध मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क मुख्य अनुबंध को भी अमान्य नहीं करेगा। देखिए, इसमें कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने गार्डवेल वॉल रोप लिमिटेड बनाम कास्टन मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का हवाला देते हुए कहा है कि मैं एक अन्य निर्णय पर भी गौर किया जिसमें मध्यस्थता खंड कानून में अस्तित्व विहीन और अपर्याय होगा जब तक स्टैंप ड्यूटी तय नहीं हो जाती और मूल अनुबंध पर भुगतान नहीं किया जाता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस फैसले को विद्यास जोड़िया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी ने 3 न्यायालय बेंच ने मंजूरी दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंड न्यायाधीश बेंच ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की एक महिला BSc आकांक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी के BSc बायोलॉजी डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए 16 ग्रेस मार्क्स के लिए दायर याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून से ऊपर उपकार पर अन्य लोगों के लिए क्रूरता है। याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली लेटेस्ट पैटर्न अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने उसकी याचिका को भी खारिज कर दी थी। उसने कहा है कि वो एक होनहार छात्रा है जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय के LLB कार्यक्रम सहित कई अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था। हालांकि वो इग्नू के BSc बायोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक अंक पाने में असफल रही, जिसमें उसने केवल 20 अंक हासिल किए। उसने अपनी प्रतिभा, महिला और एक बच्चे की मां होने के आधार पर राहत मांगी थी। याचिकाकर्ता के वकील की पूरी तरह से सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस पटेल ने टिप्पणी की, तो क्या आप चाहते हैं कि हम आपको इस कोर्स में प्रवेश के लिए 16 ग्रेस मार्क्स दे दें? अपील को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, यह कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। कोई नियम विनिमय या उपनियम मौजूद 16 ग्रेस मार्क्स के अनुदान की अनुमति नहीं देता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अपील में मार्क्स देने की प्रक्रिया को कोई चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए कानून में एकल न्यायाधीश का आदेश गलत था। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मुख्य न्यायाधीश N पटेल द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन नामित किया गया है। इस माह 4 जनवरी को न्यायमूर्ति मृदुल के नाम की सिफारिश की गई। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ADJ कंवलजीत अरोड़ा ने एक पत्र के जरिए दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के प्रधान सचिव अनुरोध किया कि वो DHCLSC के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति मृदुल की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। दरअसल न्यायमूर्ति मृदुल को 2 बार 1992 से 1998 और 1998 से 2003 के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली
के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने काउंसिल की अनुशासन समिति के सदस्य और सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। न्यायमूर्ति मृदुल को मई 2006 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्हें 13 मार्च 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं 26 मई 2009 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बतौर वकील जब जस्टिस मृदुल एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। केरल उच्च न्यायालय ने केरल लाइफ मिशन एजेंसी में केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पी सोमराजन की पीठ ने मामले में फैसला सुनाया। केरल सरकार का प्रमुख आवास लाइफ मिशन त्रिशूर जिले के लिए अनिल अकारा विधायक द्वारा शिकायत करने के बाद मुश्किलों में पड़ गया है, जिसमें कहा गया कि लाइफ मिशन परियोजना में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FCRA मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। उनकी विशिष्ट शिकायत उनके निर्वाचन क्षेत्र में परियोजना के खिलाफ थी। परियोजना के लिए राज्य सरकार ने दाताओं द्वारा चुने गए ठेकेदारों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की थी। परियोजना को संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के रेड क्रिंसेट द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अकारा ने दावा किया कि केरल सरकार ने रेड क्रिंसेट से यूनिटेक बिल्डरों जैसे ठेकेदार के रूप में चुना गया था, उसे धन प्राप्त किया, जिससे FCRA का उल्लंघन हुआ। CBI ने यूनिटेक और लाइफ मिशन परियोजना में के अनाम अधिकारियों का नाम लेते हुए शिकायत के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की। CBI की प्राथमिकी के तुरंत बाद लाइफ मिशन के CEO ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जांच को रद्द करने की मांग की। अक्टूबर में केरल उच्च न्यायालय ने मामले को स्वीकार किया और लाइफ मिशन के संबंध में जांच पर 2 महीने की अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने हालांकि अपेन और यूनिटेक के खिलाफ जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यूपी में आए सोमनाथ को रायबरेली से धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर जब पुलिस ने उन्हें इस बात के लिए रायबरेली के एक स्कूल में जाने से रोका, तो अमेठी पुलिस उनकी अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज एक मामले में संबंध में उनसे पूछताछ करना चाहती है, तो भारतीय अधिकारियों को धमकी दी कि उनकी वर्दी उतरवा देंगे। इसके बाद भारती के खिलाफ लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने और उन्हें आपराधिक धमकी देने के आरोप में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। भारती के खिलाफ IPC की धारा 147, 332, 353, 505(2), 153A, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया और उनकी जमानत अर्जी 13 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.